नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया बांगुरकर है। मैं एक ऑन्को सर्जन हूँ। मैंने एमसीएच किया है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में। इसके साथ ही मैंने फेलोशिप की है थोरेसिक ऑन्कोलॉजी और हेड नेक ऑन्कोलॉजी में। मेरा पूरा ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुआ है। करीबन 8 साल टाटा में काम करने के बाद मैं अब मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से एक कैंसर के बारे में जानकारी देने के लिए आई हूँ। कैंसर ये शब्द हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना है। काफ़ी सारे लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी भी है। जो हमको नहीं पता है वो ये चीज़ है कि शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। हर शरीर के भाग हिस्से का जो कैंसर होता है उसका डायग्नोसिस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन को, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है जिसमें शरीर के हर एक कैंसर के बारे में वो अलग अलग लेक्चर्स के दौरान लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जो नवंबर का महीना है वो फेफड़े का कैंसर और फेफड़ों की अलग अलग बीमारियों के लिए पूरे जागतिक स्तर पे मनाया जाता है अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। तो इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए आज हम लंग कैंसर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। मैं ज़्यादातर हिंदी भाषा में ही बोलने की कोशिश करूँगी, लेकिन कुछ शब्द जो मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं जिसके लिए विकल्प नहीं है उनको मैं इंग्लिश में ही बोलूँगी। आज का जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम कुछ इस तरह से बात करेंगे। हमारा एजेंडा रहेगा पहले तो लंग कैंसर के बारे में नंबर्स जानने के लिए, जागतिक स्तर पर और भारत में कितने प्रमाण में लंग कैंसर फैला हुआ है इसके बारे में हम पहले जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि फेफड़ों के कैंसर के क्या कारण हैं। उसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि फेफड़ों के कैंसर होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। जो स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, जिसमें स्क्रीनिंग क्या है ये भी बताया जाएगा और लंग के कैंसर के लिए क्या स्क्रीनिंग अवेलेबल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद जिन लोगों को सिम्टम्स ऑलरेडी है उनमें डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं वो हम जानेंगे। इसके बाद एंड में हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, कौन से अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट हमें अवेलेबल है, और साथ में ही हम प्रिवेंशन के बारे में भी बात करेंगे ताकि कैंसर ना हो तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो हम पहले जागतिक स्तर पे नंबर्स के बारे में बात करते हैं। जो डेटा यहाँ पे मैंने दिया है, जो चार्ट लगाया है वो 2018 साल का है। जो वैश्विक महामारी कोरोना की चल रही है उसकी वजह से 2019 और 20 का जागतिक स्तर का बहुत सारा डेटा अभी हमारे पास नहीं है। तो हम 2018 के डेटा के बारे में पहले जानेंगे। अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट में कैंसर की वजह से जो जान जाती है उसके नंबर्स इन्होंने दिखाए हैं। अगर आप देखें तो टोटल 95 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं सिर्फ कैंसर की बीमारी की वजह से। 2018 में अगर आप देखें तो फेफड़े के कैंसर जो है उसकी वजह से 17 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई हुई है। इसके साथ में ही अलग जो बाकी के कैंसर्स हैं जैसे कोलोरेक्टल यानी बड़ी अतड़ी का कैंसर, स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट यानी स्तन का कैंसर, खाने के पाइप का, फूड पाइप का यानी ईसोफेगस का कैंसर, और पैंक्रियाज के कैंसर के बारे में हमें यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो काफ़ी सारे कैंसर्स की वजह से जो मौतें हुई है वो 5 से 9% तक के बीच में है। लेकिन अगर आप लंग कैंसर के बारे में देखेंगे तो ये नंबर डबल हो जाता है। 18% से ज़्यादा लोग केवल लंग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। और इसी वजह से लंग कैंसर को सबसे खराब बीमारी मानी जाती है। इस ज़्यादा मौतों का कारण क्या है वो हम आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे। अब हम अगर देखें तो इस चार्ट में हमारे भारत देश के नंबर्स दिए हुए हैं। 2018 में जो नए केसेस हमें मिले
यानी एग्जिस्टिंग कैंसर केसेस जो थे उसके अलावा जिन लोगों में नई तरीके से कैंसर पाया गया उसका नंबर करीबन 11.5 लाख था। इस नंबर में सबसे पहला था ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर। उसके पीछे पीछे मुंह के कैंसर जैसे होठ का और मुंह के अंदर का जो कैंसर बनता है वो, बच्चादानी के मुंह का कैंसर यानी सर्विक्स का कैंसर, और चौथे नंबर पे है लंग का यानी फेफड़े का कैंसर। लंग कैंसर के पेशेंट्स 2018 में करीबन 68,000 तक के थे, और जो ब्रेस्ट के कैंसर थे वो सबसे ज़्यादा पाए गए थे, वो करीबन 1,62,000 तक के थे। तो 2019 के जो नंबर्स हमें अभी तक मिले हैं उससे ये पता चलता है कि भारत में करीबन 14 लाख नए कैंसर के पेशेंट्स पाए गए हैं। इन कैंसर्स में सभी कैंसर्स का प्रमाण बढ़ा हुआ है। जो लंग का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, ये सारे कैंसर के जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसी तरीके से कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है। लंग कैंसर को अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो हमें ये ध्यान में आएगा कि जो लंग के कैंसर डॉक्टर तक पहुंचते हैं वो काफ़ी बार एडवांस स्टेज में रहते हैं, यानी ट्यूमर काफ़ी बड़ा हो चुका रहता है या मेटास्टेटिक रहता है, यानी शरीर में अलग जगह पे फैला हुआ रहता है। जो 5 कॉमन कैंसर इंडिया में दिखते हैं, पुरुषों में लंग कैंसर 2 नंबर पे है। औरतों के कैंसर्स अगर देखे जाए तो उसमें लंग कैंसर पहले 5 में नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरतों को लंग का कैंसर नहीं हो सकता। औरतों में भी लंग के कैंसर होते हैं, लेकिन अगर पुरुषों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो औरतों में इसका प्रमाण थोड़ा कम है। हमारे नेशनल कैंसर रजिस्ट्री से हमको 2020 के मिड तक जो डेटा मिला है उससे हमें ये पता चला है कि पुरुषों में लंग कैंसर होने का प्रमाण हर 68 पुरुषों के पीछे एक इंसान को लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन औरतों में वही प्रमाण अगर देखा जाए तो हर 200 औरतों के बीच में एक को कैंसर होने का चांस रहता है, स्पेसिफिकली फेफड़े का कैंसर। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे देश में हर 100 इंसानों के पीछे एक इंसान को लंग कैंसर हो सकता है। इस प्रमाण से आपको ये तो ध्यान में आ ही गया होगा कि ये कैंसर बहुत ही खराब है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि अगर ये कैंसर इतना खराब और इतना कॉमन है तो ये जल्द पकड़ में क्यों नहीं आता है। इसके लिए मैं आपको जो फेफड़े रहते हैं उसका थोड़ा बेसिक्स बताऊंगी। फेफड़ा हमारा एक अंदरूनी ऑर्गन है, ये फसलियों के अंदर रहते हैं। फेफड़े का जो नेचर रहता है वो स्पंज की तरह रहता है। उसका काम होता है हवा में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना और ये ऑक्सीजन खून में डाल देना ताकि बाकी पूरे शरीर को ऑक्सीजन का सप्लाई हो जाए। जो फेफड़े के पेशी रहते हैं, इन पेशियों में सिर्फ खून के सप्लाई की नसें रहती है। जो सेंसेशन की या पेन की जो नसें रहती है वो फेफड़े के हर एक पेशी के बाजू में नहीं होती है। ये जो नसें रहती है ये फेफड़ों के आवरणों के बाजू में होती है और सांस का जो पाइप रहता है उसके आजू बाजू में रहता है। जब भी किसी इंसान को फेफड़े में कैंसर की शुरुआत होती है तो ये शुरुआत उनकी पेशियों में होती है। उस कारण जब भी कैंसर छोटा होता है तो उससे दर्द नहीं होता या कोई सिम्टम्स नहीं होते। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जाता है तब वो या तो जो सांस का पाइप है उसके बाजू में चिपक जाता है या फेफड़ों के आवरणों तक पहुंचता है। अगर ऐसी जगह पे वो पहुंचे तो फिर दर्द का, खांसी का और बाकी सब चीज़ों का एहसास होने को चालू होता है। अगर कैंसर सिर्फ पेशियों में ही बढ़ता रहे तो काफ़ी बार वो शरीर में और जगह पे भी फैलने को चालू होता है और उस जगह पे जाने के बाद वो शरीर में सिम्टम्स देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर हमें जल्द में समझ में नहीं आता है। काफ़ी बार जब तक वो समझ में आता है तब तक ट्यूमर बड़ा हो चुका रहता है या फिर शरीर में और कहीं पे फैला हुआ रहता है। जो लंग का कैंसर है उसके होने के काफ़ी सारे कारण हैं और जिसमें से एक कारण है जो हम सबको पता है वो है स्मोकिंग। यहाँ पे जो कैंसर के कारण हैं उसको मैंने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। एक है मॉडिफाइबल यानी जिसे हम बदली कर सकते हैं, या फिर नॉन मॉडिफाइबल
इसमें हम बदलाव नहीं ला सकते। जो स्मोकिंग जैसे कारण हैं वो मॉडिफाइबल है, उनको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में हमने डाला है जेनेटिक डिस्पोजिशन, यानी जो इंसान के जीन्स रहते हैं उसकी वजह से होने वाले कैंसर। अभी पहले हम मॉडिफाइबल कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। स्मोकिंग जो टोबैको स्मोक रहता है, फिर वो बीड़ी के स्वरूप में हो या सिगरेट के स्वरूप में हो, ये दोनों स्वरूप का जो स्मोकिंग रहता है वो हार्मफुल रहता है। जो सिगरेट का स्मोक शरीर में जाता है उसमें से एक निकोटिन नाम की चीज़ शरीर में जाती है, जो आपको एडिक्शन का जो पोटेंशियल होता है वो देती है। यानी स्मोकिंग जब भी इंसान करता है तो निकोटिन का प्रमाण शरीर में बढ़ने की वजह से उनको उस चीज़ की लत लग जाती है। लेकिन निकोटिन की वजह से फेफड़े का कैंसर नहीं होता है। अभी तक के जो साइंटिफिक रिसर्च किए हैं उससे हम ये निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि स्मोक में से करीबन 72 कार्सिनोजेंस शरीर में जाते हैं। कार्सिनोजन वो चीज़ होती है जो हानिकारक होती है, और ये द्रव्य होता है जो आपके पेशियों पे काम करके उसमें उसको कैंसर में कन्वर्ट करता है। एक सिंपल एग्जांपल के लिए आपको बताऊंगी। अगर आप कुछ मेटल रॉड ले और आपके हाथ के नाजुक स्किन पे उसे घिसे तो आपको शुरू में कुछ पता नहीं चलेगा, थोड़ा स्किन का ऊपर का लेयर खराब होगा। लेकिन अगर हम ये रॉड को कार्सिनोजन समझे और हाथ के स्किन पे एक ही जगह पे हर दिन उसको दिन में 2 या 3 बार घिसते रहे तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ का स्किन खराब हो रहा है, और काफ़ी बार वो स्किन छीलने को चालू होकर वहाँ पे जख्म होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब भी कार्सिनोजेंस आपके फेफड़े के पेशी में जाते हैं तो वहाँ पे कितना खराब असर लाते होंगे। तो जितना इंसान ज़्यादा स्मोकिंग करता है सिगरेट या बीड़ी के साथ में, वो हर दिन पेशियों पे खराब काम करता रहता है और धीरे धीरे उन पेशियों को मारकर उनके अंदर कैंसर के बदलाव लाता है। और एक साथ जब भी 72 कार्सिनोजेंस शरीर में जा रहे होंगे तो उनका परिणाम भी उतना ही हानिकारक होता है। स्मोकिंग के साथ में शरीर में और भी बाकी सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। ये प्राइमरी स्मोकिंग के बारे में हुआ। दूसरा होता है सेकेंड हैंड स्मोक। अभी सेकेंड हैंड स्मोक क्या होता है? अगर कोई इंसान घर पे या ऑफिस में स्मोक कर रहा हो और आप उनके सामने बैठ के काम कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आपको भी वो स्मोक शरीर में सांस के द्वारा जाता है। हर दिन अगर ऐसा सेकेंड हैंड स्मोक अंदर जाता है तो उसका हानिकारक इफेक्ट जो होता है वो जो सामने वाले या साथ में बैठने वाली व्यक्ति रहती है उसके अंदर भी होता है। तो सेकेंड हैंड स्मोक भी स्मोकिंग जितना ही खराब होता है। अगर हम स्मोकर्स में देखें तो जो पुरुष स्मोकिंग करते हैं उनमें कैंसर होने का चांस 23 गुना बढ़ जाता है। ये कंपैरिजन है स्मोकिंग ना करने वाले लोगों से। अगर स्त्रियों में वही प्रमाण हम देखें तो करीबन 13 टाइम्स ज़्यादा कैंसर होने का चांस स्त्रियों में रहता है। जब सेकेंड हैंड स्मोक की हम बात करते हैं तो उसकी वजह से 20 से 30% कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग से जैसे मैंने बोला कि बाकी सारी बीमारियां भी होने के चांसेस होते हैं, उसमें से एक है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसे हम सीओपीडी बोलते हैं। सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी फेफड़े की जो पेशियां हैं वो फूल जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और जो स्पंज जैसा उसका नेचर रहता है वो बदली होके वहाँ पे बड़े बड़े हवा के गुब्बारे बन जाते हैं। इससे जो फेफड़े का ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने का काम है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है और इंसान को ऑक्सीजन का सप्लाई अलग से बाहर से देना पड़ता है, जैसे नाक पे मास्क वगैरह लगा के ऑक्सीजन लेना पड़ता है। सीओपीडी का जो बीमारी होता है ये बीमारी खुद से ही कैंसर शरीर में बना सकता है। तो सीओपीडी भी उतना ही खराब है जितना अदरवाइज स्मोकिंग के इफेक्ट्स आते हैं। ये बीमारी के अलावा मैंने और 2 बीमारियां मेंशन की है, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज और इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस। ये दोनों जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां जो फेफड़े की पेशियां रहती है उसको लंबे समय तक खराब करती रहती है। और इस कारण की वजह से, जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपको कार्सिनोजन या फिर कोई भी प्रक्रिया किसी पेशी को बार बार खराब करनी हो या
इरिटेट कर रही हो तो वहाँ पे सेल्स में कुछ टाइम के बाद चेंज आ जाता है और कैंसर बन जाता है। तो इन बीमारियों में भी वैसे ही होता है। जो फेफड़े की पेशियों को बार बार खराब करने का प्रोसेस ये बीमारी में चालू रहता है, उसकी वजह से पेशियाँ एक टाइम के बाद खराब हो जाती है, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा है ऑक्यूपेशन या एनवायरनमेंट रिलेटेड। आजकल अगर हम देखें, हम न्यूज़ चैनल पे तो हर दिन देख ही रहे हैं कि पोल्यूशन का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हवा में जितना पोल्यूशन रहता है उतना ही डस्ट, हार्मफुल फ्यूम्स बढ़ते रहते हैं। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें कार्सिनोजेनिक रहती है जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता है। नॉर्मली भी जब भी ये हवा सांस लेने के टाइम अंदर लेते हैं तो इसमें से काफ़ी सारे घटक हमारे फेफड़े में जाके उन्हें खराब करते हैं, और लंबे समय तक अगर इसका इफेक्ट आपके शरीर पे रहेगा तो वो आपके फेफड़ों के पेशियों को धीरे धीरे खराब करेगा। कुछ लोग जो अलग अलग कारखानों में या इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल्स या फिर मटेरियल्स होते हैं जैसे कि एस्बेस्टॉस, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें कार्सिनोजेनिक होती है। इसकी वजह से फेफड़े की पेशियाँ खराब हो जाती हैं। जो मेडिकल इमेजिंग किया जाता है जैसे कि सीटी स्कैन, पेट स्कैन, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में रेडिएशन यूज़ होता है। इस रेडिएशन की वजह से काफ़ी बार शरीर को हानि पहुंचती है। मेडिकल इमेजिंग के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें एक बैच दिया जाता है जो इनका रेडिएशन कैलकुलेट कर सकता है। तो वो बैच से हमको पता चलता है कि किसी इंसान का हार्मफुल रेडिएशन के लिए कितना एक्सपोजर हुआ है। उस एक्सपोजर के हिसाब से हमें ये भी मालूम होता है कि उनका लिमिट तक कब पहुंचा है और उसके बाद उनको कब छुट्टी देके वो रेडिएशन से दूर रखना है। अनफॉर्चुनेटली जब हम इंडस्ट्री के या फिर फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की बात करते हैं तो उनके शरीर में जाने वाले जो एस्बेस्टॉस और आर्सेनिक जैसे धातु है, इनका कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कोई मशीन्स नहीं है। कुछ टेस्ट है जिससे हम ये लोगों का चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी हमारे पास गैजेट नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि इनका एक लिमिट के आगे एक्सपोजर हो चुका है और उनको काम से दूर रखना है। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट चीज़ यही रहती है कि वो रेगुलरली अपना हेल्थ चेक करते रहे और अपने सेहत का ध्यान रखें। जब मैं स्मोकिंग और ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर रही हूँ तो उससे काफ़ी क्लियर हो जाता है कि इन लोगों में लंग कैंसर क्यों हो रहा है। लेकिन आपने काफ़ी बार ये नोटिस किया होगा कि अगर 3 या 4 दोस्त साथ में स्मोकिंग करते थे उसमें से एक को कैंसर हो गया, बाकी 3 को नहीं हुआ। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमको आता है कि वो 3 लोगों को कैंसर कैसे नहीं हुआ और ये एक इंसान को कैसे हो गया। तो एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जो जीन्स रहते हैं इंसान उसके साथ पैदा होता है, उन जीन्स को हम बदली नहीं कर सकते। काफ़ी बार कुछ जीन्स में जो चेंजेस रहते हैं वो अपने अंदर बचपन से ही रहते हैं। उसकी वजह से कुछ लोगों का शरीर ऐसा रहता है जिसमें थोड़े प्रमाण में भी अगर कार्सिनोजन जाए तो कैंसर होने के चांसेस हाई रहते हैं। और इस वजह से कुछ स्मोकिंग करने वाले लोगों में आपको जल्दी कैंसर पता चलता है और कुछ लोगों में कैंसर नहीं पता चलता। स्पेशली अगर आप देखें, अगर किसी के घर में किसी इंसान को कैंसर हो चुका हो, जैसे किसी के पिताजी को या चाचा जी को कैंसर ऑलरेडी हो चुका हो, तो ऐसे इंसान के जो बच्चे रहते हैं उनमें कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये लोगों ने ज़्यादा ध्यान रखना होता है कार्सिनोजेनिक चीज़ों से दूर रहने का। ऐसे लोगों ने स्मोकिंग वगैरह जैसी चीज़ें कभी नहीं करनी होती है। दूसरी बात आती है नॉन स्मोकर्स की। जैसे कुछ लोगों ने ज़िंदगी में कभी भी स्मोक नहीं किया रहता, लेकिन उसके बावजूद हमें उनमें कैंसर का बीमारी दिखता है। तो ये भी एक जेनेटिक म्यूटेशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए EGFR म्यूटेशन। ये जो नॉन स्मोकर्स में पाया जाने वाला लंग कैंसर है, ये स्पेशली हमको औरतों में दिखता है जो कम उम्र की रहती है और हमारे एशिया के रीजन में रहने वाले, जैसे पूर्व एशियाई प्रभाग जो है उसमें नॉन स्मोकर्स का जो लंग कैंसर है काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में होता है। अगर बाकी जागतिक हिस्सों में देखा जाए, जैसे यूरोप में, अमेरिका में जो ना स्मोकिंग करने वाली औरतें हैं
उनमें ये जेनेटिक म्यूटेशन 8 से 10% प्रमाण में दिखता है। लेकिन पूर्व एशियाई प्रभाग में जो औरतें रहती है उनमें ये जीन का म्यूटेशन करीबन 40% लोगों में देखा गया है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है जो नॉन स्मोकिंग औरतें रहती है उनमें फेफड़े का कैंसर मिलने की। तो ये सब तो कॉजेस हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे कैंसर के सिम्टम्स की। जब फेफड़े के कैंसर होते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हमको दिखते हैं, जैसे खांसी। ये काफ़ी बार सूखा खांसी रहता है, इसमें कोई बलगम नहीं निकलता। कभी कभार अगर बलगम निकले तो उस बलगम में खून दिख सकता है। ये या तो फ्रेश ब्लड रहता है जो लाल रंग से दिखेगा, या काफ़ी बार बलगम में मिक्स होके गुलाबी रंग का या पिंक कलर का स्पूटम दिख सकता है। जो लोग माइंस में या इंडस्ट्रीज में काम करने वाले होते हैं उनके शरीर में काफ़ी प्रमाण में हर दिन कार्सिनोजेंस जा रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों में ब्राउन या ब्लैक कलर का ब्लड भी स्पूटम में दिख सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी अगर कभी खांसी में या स्पूटम में दिखाई दे तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को इत्तला करना है। साथ में ही जो सांस की तकलीफ होती है वो भी इस बीमारी में मालूम होती है। प्रश्न ये होता है कि खांसी, बलगम और जो सांस का तकलीफ है ये तो काफ़ी सारे इन्फेक्शन वाले बीमारियों में भी दिखता है। जैसे आजकल कोविड-19 का महामारी चालू है, उसमें भी ये काफ़ी सारे लक्षण दिखते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि कौन से लक्षण कैंसर की वजह से है और कौन से लक्षण इन्फेक्शन की, जैसे कोविड-19 या दूसरा नॉर्मल जो न्यूमोनिया होता है उसकी वजह से है। अगर देखा जाए तो जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी बार थ्रोट इरिटेशन यानी गले की खराश के साथ चालू होते हैं। गले की खराश शुरू होती है, सर्दी होती है, उसके बाद खांसी चालू होती है। काफ़ी बार इसके साथ बुखार भी आता है। ये बुखार आगे बढ़ के आपको सांस का तकलीफ देता है। जो भी ये सिम्टम्स आपको इन्फेक्शन के साथ दिखेंगे ये 1 या 2 हफ्ते के दौरान चालू होते हैं। कैंसर की बीमारी में ऐसा नहीं होता। कैंसर की बीमारी में जो भी सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे चालू होकर काफ़ी महीनों तक चालू रहते हैं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात की जाए तो कोविड जैसे इन्फेक्शन में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बहुत जल्दी कम होने को शुरू होता है। कैंसर के जो बीमारी रहती है, अगर बीमारी एडवांस स्टेज का है तब भी उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहता है। शुरू वाले स्टेजेस में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम नहीं होता। जो इमेजिंग किया जाता है जैसे एक्सरे या सीटी स्कैन किया जाता है उसमें भी काफ़ी फ़र्क रहता है। कैंसर के लिए जब भी कोई एक्सरे या सीटी स्कैन करते हैं तो उसमें ट्यूमर या गांठ दिखाई देती है, लेकिन इन्फेक्शन के लिए जब भी एक्सरे किया जाता है तो उसमें काफ़ी बार न्यूमोनिया जैसा चेंजेस दिखता है। कैंसर के जो दूसरे सिम्टम्स हैं उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है छाती में पानी भर जाना। ये छाती में पानी भरने का जो प्रोसेस होता है इसकी वजह से काफ़ी बार इंसान को छाती में पेन होता है, चेस्ट पेन होता है या फिर हेवीनेस लगता है। ये जो पानी भरता है ये भी प्रोसेस धीरे धीरे होती है। किसी को भी तुरंत 1 या 2 दिन में छाती में पानी नहीं भरता है। साथ में ही बाकी के जो सिम्टम्स हैं जैसे वीकनेस लगना, वेट लॉस होना और गले में या बगल में गठान करना। अगर वेट लॉस की बात की जाए तो वज़न कम होने के लिए अगर कोई इंसान एक्टिवली डाइट नहीं कर रहा है या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और अगर 3 महीने में या 6 महीने में 3 से 6 किलो से ज़्यादा वज़न कम हो जाता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट वेट लॉस बोलते हैं। ऐसा अगर वेट लॉस किसी इंसान में मालूम पड़े तो उन्होंने उसके लिए जांच करना ज़रूरी होता है। लास्ट सिम्टम जो मैंने लिखा है वो है लम्प इन द नेक, यानी गले में कुछ गठान आना। जब भी आपको कुछ सर्दी होती है या गले में इन्फेक्शन होता है या टॉन्सिल का इन्फेक्शन होता है तो आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि आपके हड्डी के गले के हड्डी के नीचे हाथ में गुठली जैसा महसूस होता है। इसे बोलते हैं लिम्फ नोड। जो शरीर में बीमारियां रहती है उनका नॉर्मल प्रोसेस ऐसा रहता है कि किसी अवयव में अगर बीमारी हो जाए तो उससे सबसे पास वाला जो लिम्फ नोड रहता है वहाँ पे वो बीमारी
जाके सूजन बना देती है। कैंसर में भी वैसे ही रहता है। अगर कैंसर किसी शरीर के अवयव में बन जाए तो वहाँ से वो लिम्फ नोड में चला जाता है और लिम्फ नोड में जाके उसको बड़ा कर देता है। इसीलिए बगल के या गले के कुछ लिम्फ नोड्स बड़े हो सकते हैं। ये सारे जो बातें हैं वो सिम्टम्स की बातें हैं, लेकिन जब भी कैंसर शरीर में चालू होता है तो वो, जैसे मैंने पहले बोला, काफ़ी सूक्ष्म स्वरूप में रहता है। तो पेशी में जो शुरू होने वाला कैंसर होता है वो काफ़ी छोटा रहता है और धीरे धीरे बढ़ के उसका वहाँ पे ट्यूमर बन जाता है। जब ट्यूमर एकदम छोटा साइज में रहता है तभी वो इंसान को पता नहीं चलता, क्योंकि वो कोई सिम्टम नहीं देता है। लेकिन कुछ टेस्ट रहते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन हो या पेट स्कैन हो, उसमें ये ट्यूमर अगर 1 सेंटीमीटर साइज तक है या उससे बड़ा है तो तुरंत पता चल सकता है। उसके आगे का स्टेज रहता है जब ये ट्यूमर और बढ़ जाता है और जिस ऑर्गन में ये ट्यूमर बन रहा है उसका काफ़ी सारा ब्लड सप्लाई अपनी तरफ खींच लेता है। ये ब्लड सप्लाई खुद की तरफ खींचने की वजह से जो अवयव में ये कैंसर बना है वो अवयव कमज़ोर हो जाता है। ब्लड सप्लाई खींचने के बाद में काफ़ी बार कैंसर के सेल्स वहाँ की जो खून की नसें रहती है उसमें घुस जाता है और वहाँ से बाकी शरीर में फैल जाता है। ये रहता है आगे वाला स्टेज, जिसमें हम बोलते हैं मेटास्टेटिक कैंसर, यानी शरीर के एक अवयव से कैंसर शुरू होकर बाकी अवयव में फैल गया है। जो फेफड़े के कैंसर होते हैं वो काफ़ी बार फैल जाते हैं लिवर में और हड्डियों में, और उसी के साथ में ब्रेन में या फिर जो अड्रिनल जैसी ग्रंथियाँ रहती है वहाँ पे भी फैलने का चांस होता है। इसे हम मेटास्टेटिक स्टेज या चौथा स्टेज बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये बीमारी लाइलाज है। इसका मतलब ये होता है कि बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में है और उसके लिए बीमारी शरीर से पूरे निकालने के जो ऑप्शंस डॉक्टर के पास है वो थोड़े लिमिटेड है। तो ये जो मैंने फ्लो बताया, जिसमें बीमारी पेशी में शुरू होता है, ट्यूमर बनता है, फिर साइंस एंड सिम्टम्स आता है और उसके बाद में फैल जाता है। इन स्टेजेस के बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जिसमें बीमारी डिटेक्ट होने के लायक होता है सीटी स्कैन या पेट स्कैन से या फिर एक्सरे में, लेकिन कुछ साइंस या सिम्टम्स आने का अभी तक प्रोसेस चालू नहीं हुआ है। इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अगर हम इंसान का जांच करें और बीमारी पहचान लें तो उसे बोला जाता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो हर शरीर के कैंसर के कैंसर के लिए अलग अलग तरीके की रहती है। काफ़ी लोगों ने मैमोग्राफी या पैप स्मीयर के बारे में सुना होगा। मैमोग्राफी भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह यूज़ किया जाता है स्तन के कैंसर के लिए। वैसे ही जब हम फेफड़े के कैंसर के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम खून का जांच, यूरिन का जांच, बलगम का जांच करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं या फिर सीटी स्कैन करते हैं। जो कार्सिनोजन शरीर में जाते हैं उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स या फिर केमिकल्स शरीर में तैयार होते हैं। ये केमिकल्स या तो ब्लड में या यूरिन में या फिर बलगम में जांच किए जाते हैं और उससे पता चलता है कि उनका प्रमाण शरीर में कितना है और शरीर में कैंसर बना है कि नहीं। फेफड़े के कैंसर के लिए आज तक जितने स्क्रीनिंग टेस्ट का जांच हुआ है उसमें से सबसे बेस्ट जो है वो है लो डोज सीटी स्कैन। लो डोज सीटी स्कैन में सिर्फ चेस्ट का सीटी स्कैन होता है, इसमें कोई डाई नहीं दी जाती और बाकी बीमारियों में जैसे न्यूमोनिया में वगैरह जो तरीके का रेडिएशन यूज़ होता है उससे कम डोज का रेडिएशन इस स्कैन में दिया जाता है। आज तक जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई है उसमें ये पता चला है कि लो डोज सीटी स्कैन की वजह से काफ़ी लोगों में, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन हम बोलते हैं, उनमें बीमारी बहुत ही शुरू वाली स्टेज में पता चली है, जिसके कारण उनको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मिला है और उनका बीमारी से होने वाली जो जाने का जो प्रोसेस रहता है उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल लाया गया है। फेफड़े के कैंसर के लोगों के लिए जो क्राइटेरिया स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं वो है उनका एज, जो 55 to 74 तक हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं पैक ईयर्स में। पैक ईयर्स से ये पता चलता है कि इंसान ने हर दिन कितने सिगरेट या बीड़ी लिए हैं और कितने साल तक लिए हैं। तो जो स्मोकिंग हिस्ट्री का कैलकुलेशन होता है वो हमेशा पैक ईयर्स में
किया जाता है। जिसका हिस्ट्री 30 पैक ईयर्स से ज़्यादा रहता है वो लोग स्क्रीनिंग के लिए सूटेबल रहते हैं। उसी तरीके से जो लोगों ने पहले स्मोकिंग किया है लेकिन छोड़ दिया है पिछले 15 साल में, इन लोगों को भी स्क्रीनिंग के लिए सूटेबल माना जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम सरकार की तरफ से नहीं है, तो इसी की वजह से जो स्क्रीनिंग है उसके लिए जो लोगों को स्मोकिंग का या ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री का ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का हिस्ट्री है उन्हें खुद से ही वॉलंटरली जाके स्क्रीनिंग करना पड़ता है। इस चीज़ के लिए अगर किसी को स्मोकिंग का या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का हिस्ट्री है तो वो खुद से अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उनको उनके हिस्ट्री के हिसाब से डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि स्क्रीनिंग सीटी स्कैन करना है कि नहीं। ये सब बातें उनके लिए है जिनमें अभी तक सिम्टम्स नहीं चालू हुए हैं, लेकिन जो लोगों को ऑलरेडी फेफड़े की वजह से सिम्टम्स चालू हुए हैं उनको अलग तरीके से डायग्नोस किया जाता है। तो जब कोई इंसान किसी सिम्टम के साथ हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाता है तो पहले तो उनको क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें पूरे शरीर का जांच किया जाता है। इस जांच में उनका गर्दन, फेफड़ा और पेट तीनों चीज़ें चेक की जाती है। इसके बाद या तो उन्हें एक्सरे के लिए बताया जाता है या फिर कभी कभार सीधा सीटी स्कैन के लिए बताया जाता है। सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एक्सरे, ये सारी इमेजिंग के अलग अलग तरीके हैं। जो इमेजिंग पे हमें पता चलता है उसके हिसाब से हमें वो इंसान का बायोप्सी करना होता है। फेफड़े के जो ट्यूमर रहते हैं उसका बायोप्सी हमेशा इमेज गाइडेड यानी सीटी स्कैन के मशीन के अंदर होता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम जो ट्यूमर है उसमें से ही टिश्यू निकाल के उसका टेस्टिंग कर सके और नॉर्मल लंग टिश्यू ना निकालें। दूसरी बात ये होती है कि जो फेफड़े के कैंसर होते हैं उसके अलग अलग तरीके रहते हैं और इन अलग अलग टाइप के हिसाब से ट्रीटमेंट भी बदली हो जाता है। इसीलिए बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि बायोप्सी के बाद बीमारी जल्दी फैलने को चालू होता है, तो ऐसा नहीं है। जो बायोप्सी होता है वो नीडल से किया जाता है, उसमें बहुत ही छोटे प्रमाण में टिश्यू निकलते हैं, जैसे 1 या 2 सेंटीमीटर का छोटा सा टिश्यू निकलता है, तो उससे शरीर में बीमारी फैलने का चांसेस नहीं होता। जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग और बायोप्सी होता है, ये तीनों के हिसाब से हमको पता चलता है कि किसी इंसान को कैंसर है या नहीं है। अगर वो कैंसर है तो वो कौन सी टाइप का कैंसर है, और उसके हिसाब से ये भी पता चलता है कि वो कैंसर का स्टेज क्या है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि कैंसर के अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। स्टेज 1 फेफड़े के कैंसर में वो रहता है जिसमें ट्यूमर सिर्फ फेफड़े के टिश्यू के अंदर हो और कहीं पे फैला ना हो। स्टेज 2 और 3 वो रहते हैं जिसमें फेफड़े का जो कैंसर है वो थोड़ा बड़ा रहता है साइज़ में, और उसी के साथ वो जैसे लिम्फ नोड्स गले में बनते हैं वैसे ही साइज़ के सांस के जो पाइप रहते हैं उसके बाजू के लिम्फ नोड्स में फैला हुआ रहता है। उसको स्टेज 2 या 3 बोला जाता है। स्टेज 4 वो रहता है जिसमें बीमारी फेफड़ों से बाहर निकल के शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैली हो। तो गर्दन में गठान मिलना, फेफड़े के बाजू में पानी मिलना, ये सारी चीज़ें एडवांस स्टेज या स्टेज 4 में पकड़ी जाती है। स्टेज 1 का जो बीमारी रहता है उसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। जो स्टेज 2 और 3 का बीमारी रहता है उसमें भी काफ़ी हद तक पेशेंट को क्योर किया जा सकता है, लेकिन स्टेज 4 में बीमारी के लिए सिर्फ उतनी ही दवाइयाँ कर सकते हैं जिससे वो कंट्रोल में रह सके। पूरे क्योर होने के चांसेस कम रहते हैं। जैसे मैंने बताया, जो बायोप्सी हम करते हैं उसके टाइप के ऊपर हमें पता चलता है कि कौन सा ट्रीटमेंट देना है। जो अलग अलग ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है वो है सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड पैलिएटिव केयर। सर्जरी तो सबको पता है, जिसमें ऑपरेशन करके बीमारी को निकाला जाता है। ये या तो ओपन सर्जरी होता है या फिर जो नए तरीके हैं इसमें थोरैकोस्कोपी यानी दूरबीन से सर्जरी की जाती है या फिर रोबोटिक सर्जरी की जाती है जिसमें रोबोट की मदद ली जाती है। थोरैकोस्कोपी यानी दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी ये प्रेफर की जाती है। इसका कारण ये है
कि इसमें लगने वाले टाँके जो रहते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। पेशेंट का ऑपरेशन के बाद रिकवरी होने का जो पीरियड रहता है वो भी बहुत फास्ट रहता है, और पूरा ट्यूमर निकालने का चांस जितना ओपन सर्जरी में होता है उतना ही थोरैकोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी में भी रहता है। इसी के साथ जो दूरबीन के यानी थोरैकोस्कोपी के सर्जरी है वो डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कुछ लोगों में अगर बायोप्सी लेना है या फिर फेफड़े के बाजू में जो पानी है वो कम करने के लिए कुछ दवाई डालनी है, तो ये चीज़ों के लिए भी थोरैकोस्कोपी यूज़ होता है। तो इस तरीके से थोरैकोस्कोपी जो है वो डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक ऐसा दोनों चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन रहता है कीमोथेरेपी। जैसे काफ़ी लोगों ने सुना होगा, कीमोथेरेपी यानी इंजेक्शंस रहते हैं। फेफड़े के कैंसर में कीमोथेरेपी का जो फॉर्म है वो इंजेक्शंस या टैबलेट्स दोनों तरीके से हो सकता है। कोई भी इंसान को जब भी कीमोथेरेपी दिया जाता है तो उसका कैंसर का टाइप देख के और वो इंसान के शरीर का कैपेसिटी देख के दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कीमोथेरेपी लेने के बाद हर इंसान को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर इंसान के बाल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कीमोथेरेपी के अलग अलग ड्रग्स रहते हैं, कौन सी दवाई यूज़ की है, पेशेंट का शरीर में कितना स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितना साइड इफ़ेक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला। नेक्स्ट है टारगेटेड थेरेपी, जो मैं आगे और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी ही, लेकिन ये नया ट्रीटमेंट है जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी बीमारियों के लिए आया है। जैसे ब्रेस्ट में भी है, बड़ी आंतड़ी की बीमारी में भी है, लंग में भी है। टारगेटेड थेरेपी अच्छे तरीके से काम करते हैं। तीसरा ऑप्शन जो हमने बताया वो है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी दो तरीके से इस्तेमाल की जाती है, या तो बीमारी को पूरा निकालने के लिए जिसे हम क्यूरेटिव इंटेंट बोलते हैं, या फिर पैलिएशन के लिए जिसमें एडवांस स्टेज में हमको सिर्फ पेशेंट के सिम्टम कम करने होते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी SBRT की तरह यानी शॉर्ट कोर्स में यूज़ की जा सकती है, या फिर फुल कोर्स जिसमें 3 या 4 हफ्ते का रेडिएशन लगता है। और कुछ ट्रीटमेंट्स रहते हैं जैसे RFA, जिसमें हम बीमारी को छाती के अंदर ही जलाने का काम करते हैं या उसे फ्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बीमारी की या कैंसर की जो पेशियाँ है वो उधर के उधर ही ख़त्म हो जाए। ये जो भी ट्रीटमेंट देने होते हैं, ये ट्रीटमेंट देने से पहले हमको ये सोचना होता है कि पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा, और उसके लिए हम देखते हैं कि पेशेंट के ट्यूमर के कैरेक्टर्स क्या है, कौन से टाइप का ट्यूमर है, कितनी जगह पे फैला हुआ है, पेशेंट फैक्टर्स क्या है। पेशेंट फैक्टर्स काफ़ी चीज़ों में मायने रखता है। पेशेंट की पूरी ताकत कितनी है, शरीर में दूसरा कोई बीमारी है क्या, ये हमको देखना पड़ता है। इसके साथ में ही पेशेंट के फेफड़ों का कंडीशन चेक करना पड़ता है। अगर कोई हैवी ट्रीटमेंट देना है, जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन वगैरह करना है और फेफड़े उतने ताकतवर नहीं है, तो ऑपरेशन का ट्रीटमेंट करने में मतलब नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स में रेडिएशन या कीमोथेरेपी दिया जाता है। साथ में ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी ध्यान रखना होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम ये देखते हैं कि पेशेंट कहाँ रहते हैं, उनको फैमिली या सोशल सपोर्ट कितना है, उनके घर के सबसे नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। तो कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट जब भी पेशेंट को दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट को ट्रीटमेंट से फ़ायदा होना ज़रूरी है। उसको पेशेंट के शरीर को ज़्यादा तकलीफ दे के ट्रीटमेंट देने में मतलब नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों से चेक करके पेशेंट को एक टेलर्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें एक टाइम पे सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों हो सकता है, कभी कभी कीमोथेरेपी रेडिएशन दोनों हो सकता है। तो जो स्टेज 1 के बीमारी रहते हैं या बहुत छोटे वाले ट्यूमर है, उन ट्यूमर्स को ही कोई एक ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूमर एडवांस स्टेज में है तो एक टाइम पे 2-3 अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स जो है वो उनको बताए जा सकते हैं कॉम्बिनेशन में। जैसे मैंने बोला कीमोथेरेपी रेडिएशन साथ में, या फिर ऑपरेशन बाद में कीमोथेरेपी, ऐसे सीक्वेंस में दे सकते हैं। जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट के बारे में हमने पहले लिखा था वो उस चीज़ के लिए रहता है जिसमें पेशेंट का शरीर बहुत ही कमज़ोर रहता है और बीमारी बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे पेशेंट्स को कैंसर के लिए दिए जाने वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं वो शरीर को हानिकारक रहते हैं और उनका शरीर नहीं सह सकता। तब हम सिर्फ पैलिएशन के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें पेशेंट का जो तकलीफ रहता है, जैसे कहीं दर्द है या कुछ पानी भर रहा है, बहुत खांसी है, जो भी सिम्टम्स है
उनको सिर्फ कम करने के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, और कैंसर की बीमारी के लिए बहुत ही छोटे प्रमाण में दवाई दी जाती है। टारगेटेड थेरेपी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि टारगेटेड थेरेपी पिछले कुछ सालों से हमें मिला है। तो जैसे आप देखें, अगर आप मधुमक्खियों का जाला देखें तो आपको पता है कि वहाँ पे एक जो मक्खी रहती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है। ठीक, तो अगर हम ऐसा समझें कि कैंसर की पेशी है या फिर वो जो मधुमक्खी है, उसको टारगेट करने के लिए कुछ अगर ट्रीटमेंट दिया है तो उसको हम टारगेटेड थेरेपी बोलेंगे। इट्स लाइक अ लॉक एंड की मॉडल। अगर कुछ ताला है तो उसको खोलने का एक स्पेसिफिक की रहता है। उसी की तरह टारगेटेड थेरेपी में एक कैंसर का पेशी को मारने के लिए एक स्पेसिफिक दवाई होती है। तो ये दवाई कैसे पता चलती है? जब भी पेशेंट के ट्यूमर का बायोप्सी किया जाता है तो हर बीमारी के हिसाब से वो ट्यूमर के ऊपर जो रिसेप्टर्स है उनको हम चेक करते हैं। रिसेप्टर्स की पॉजिटिविटी के हिसाब से उनको एक स्पेसिफिक ड्रग दिया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ वो रिसेप्टर पे काम करके वो कैंसर के सेल को ख़त्म कर देता है। तो ये होता है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स पिछले कुछ सालों में हमको मिले हैं, और जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छे से आता है उन पेशेंट्स पे जिन पे रिसेप्टर्स पॉजिटिव है। तो अगर किसी के बायोप्सी पे रिसेप्टर पॉजिटिव मिला है तो उनको कीमोथेरेपी नहीं दिया जाता, उनको पहले टारगेटेड थेरेपी दिया जाता है। काफ़ी बार ये थेरेपी ओरल टैबलेट्स के हिसाब से मिलता है। अगर कुछ महीने या साल में जो टारगेटेड थेरेपी के ड्रग्स हैं उनका असर आना कम हो जाए या फिर वो असर करना बंद कर दे, तब जाके उन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी या दूसरा कोई ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। ये सारी चीज़ें अभी हमने जो बताई वो ट्रीटमेंट के लिए है, लेकिन बेस्ट तो वो रहता है कि हमें कैंसर अगर प्रिवेंट कर सके तो उसके लिए क्या करना है। कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, स्पेशली लंग कैंसर के लिए। जैसे मैंने बोला, स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है, तो स्मोकिंग प्रिवेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्मोकिंग से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि टोबैको किसी भी तरह से, जैसे टोबैको चू किया जाता है, खाया जाता है, या बीड़ी सिगरेट में यूज़ किया जाता है, उसे अगर इस्तेमाल ना करें तो सबसे अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी स्मोकिंग करते हैं उन्होंने स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए, और जिन्होंने कभी स्मोकिंग किया नहीं है बेस्ट है कि कभी चालू भी ना कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन रहता है अल्कोहल। अल्कोहल जो रहता है वो जब भी टोबैको के प्रोडक्ट्स के साथ शरीर में जाता है तो कार्सिनोजेंस का शरीर में जो अब्जॉर्प्शन होता है वो अल्कोहल की वजह से बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये एडिटिव की तरह काम करता है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों जिस हद तक हो सके अवॉइड करने हैं, और इसके साथ में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, जैसे हेल्दी डाइट। आप अपना डाइट अच्छा रखिए, साफ़ सुथरा खाना खाइएगा जो आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा ही रहेगा। साथ में ही थोड़ा एक्सरसाइज करना है। हफ्ते में कम से कम 3 बार आधे से 1 घंटे तक एक्सरसाइज करना अच्छी चीज़ रहती है। अगर एक्सरसाइज करने के लिए जिम या किसी जगह नहीं जा सकते हैं तो कोई स्पोर्ट्स के आधार से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आजकल के ज़माने में करना थोड़ा मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ द कोविड। कोविड महामारी की वजह से काफ़ी लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता होगा कि जिम जाना या फिर बाहर आउटडोर में जाके गेम्स खेलना। तो अभी के टाइम में आप जो कर सकते हो वो है कि आप घर बैठे बैठे थोड़ा योगा कर सकते हैं या थोड़े एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वो चीज़ भी ना कर सके तो कम से कम दिन में आधा या 1 घंटे के लिए वॉक के लिए या जॉगिंग के लिए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपका हेल्थ इम्प्रूव करने में मदद करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेंगे, और सिर्फ कैंसर के लिए ही नहीं, जो बाकी बीमारियां रहते हैं जैसे हार्ट के प्रॉब्लम्स रहते हैं या ओबेसिटी रहता है, इसके लिए भी आपको मदद करेंगे। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने बोला, स्मोकिंग प्रिवेंशन करना है। जो लोगों को काफ़ी सालों से स्मोकिंग की लत लगी हुई है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है स्मोकिंग छोड़ना। ऐसे लोगों को अगर आप देखें तो काफ़ी बार ये आपको पता चलेगा कि उन्होंने 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल के ब्रेक के बाद में फिर से स्मोकिंग चालू किया है। तो ये जो चीज़ होती है वो
निकोटिन का शरीर में जो प्रमाण रहता है और प्रभाव रहता है उसकी वजह से होता है। निकोटिन का प्रभाव सीधा ब्रेन के कुछ केमिकल्स पे जाता है और उसकी वजह से ये एडिक्शन ज़्यादा रहता है शरीर में। तो स्मोकिंग प्रिवेंशन के लिए हमारे देश में काफ़ी सारी जगह पे डी एडिक्शन प्रोग्राम्स है, डी एडिक्शन सेंटर्स है, तो उसका हेल्प ले सकते हैं। इन जगहों पे काफ़ी बार थोड़ा साइकोलॉजिकल थेरेपी दिया जाता है, मेडिसिन दिए जाते हैं, साथ में ही निकोटिन का जो प्रमाण है उसका बैलेंस रखने के लिए निकोटिन के पैच होते हैं या च्युइंगम्स रहते हैं या फिर माउथ स्प्रे रहते हैं, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके स्मोकिंग का प्रिवेंशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि पेशेंट का स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए टू फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल। इन सब चीज़ों के बाद ही हम स्मोकिंग प्रिवेंशन पे कंट्रोल ला सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको कुछ क्वेरीज है या फिर और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें लिख के भेज दीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से मैंने बोला कि लंग कैंसर एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, तो उसे जितना प्रिवेंट कर सकेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ अगर आप कुछ भी टोबैको या टोबैको जैसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो उन्हें बंद कर दीजिएगा, और अगर नहीं चालू किए हैं तो वेरी गुड, कभी चालू भी मत कीजिएगा। हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे, तो मैं का आंसर देने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द, हमें एक क्वेश्चन आया है कि आई एम अ स्मोकर सिंस 10 years, व्हाट इज़ माई रिस्क एंड व्हाट कैन आई डू नाउ, इज़ बीडी मोर डेंजरस देन सिगरेट। ओके, तो अगर कोई इंसान 10 साल से स्मोकिंग कर रहा है तो उसका जो रिस्क है वो 10 से 15 साल स्मोकिंग करने की वजह से नॉर्मल पॉपुलेशन से डबल हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है उसमें जो रिस्क रहेगा उससे डबल या ट्रिपल अमाउंट में एक स्मोकर में लंग कैंसर का रिस्क रहेगा। तो बेस्ट चीज़ ये रहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्मोकिंग बंद कर दीजिएगा। उसके लिए जैसे मैंने अभी बताया, आप निकोटिन पैच, निकोटिन स्प्रे, च्युइंगम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो डी एडिक्शन सेंटर्स है वहाँ पे जाके उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि बीड़ी या सिगरेट दोनों में से क्या ज़्यादा ख़राब है, दोनों बहुत ही ख़राब है लेकिन बीड़ी ज़्यादा ख़राब होती है। जो टोबैको यूज़ किया जाता है उसको एक प्रोसेस के द्वारा सिगरेट में या बीड़ी में भरा जाता है जिसे हम क्योरिंग बोलते हैं। इस क्योरिंग में जो कार्सिनोजेंस है वो ज़्यादा उभर के बाहर आते हैं, तो जितना ज़्यादा क्योर्ड टोबैको रहेगा उतना वो ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। मैं सिगरेट में भी जो दो टाइप है उसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे फिल्टर्ड सिगरेट रहते हैं, नॉन फिल्टर्ड रहते हैं। काफ़ी बार सिगरेट की कंपनियाँ ऐसा एडवर्टाइजमेंट देती है कि जो फिल्टर्ड सिगरेट है उसकी वजह से आपको कैंसर होने का चांसेस कम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फिल्टर रहता है उसकी वजह से काफ़ी बार जो निकोटिन शरीर में जा रहा है उसका प्रमाण थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसका परिणाम ऐसे होता है कि जो नंबर ऑफ़ सिगरेट्स यूज़ कर किए जाते हैं उसका प्रमाण बढ़ जाता है और कार्सिनोजन उतना ही ज़्यादा प्रमाण में शरीर में जाता है। तो फिल्टर्ड सिगरेट से भी कैंसर होने के प्रमाण उतने ही ज़्यादा है। दूसरे जो आजकल ऑप्शंस आए हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, ये सारी चीज़ें हानिकारक ही होती है। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे कंपनी आपको बताएगी कि इससे कैंसर नहीं होता तो उस पर विश्वास रखना है। सारे टाइप के सिगरेट्स बीड़ी सब खराब होते हैं, तो इसका इस्तेमाल ना करें। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ लंग कैंसर। जैसे मैंने लंग कैंसर के सिम्टम्स आपको बताए, अगर कैंसर छोटा है तो उसका कोई भी सिम्टम शरीर में नहीं पता चलता स्टेज 1 में, लेकिन एडवांस स्टेज में जो पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स खांसी यानी कॉफ और चेस्ट पेन का कंप्लेन लेके आते हैं। करीबन 8 से 10% लोग ऐसे रहते हैं जिनको शरीर में पानी यानी फेफड़े के बाजू में पानी भर जाता है, और ऐसे 10% लोग रहते हैं जिनका फर्स्ट सिम्टम होता है चेस्ट में
हैवीनेस होना या छाती में पानी भर जाना, उसकी वजह से सांस का दिक्कत होना। ठीक है, हमें ये एक फिर से पूछा गया है कि वाई इज लंग कैंसर डेथ सो हाई, और स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। लंग कैंसर जैसे मैंने पहले ही बताया, जो स्टेज 1 का बीमारी होता है, बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जिनके अंदर हमको स्टेज 1 का बीमारी पता चलता है। काफ़ी लोगों को सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं, और जब तक वो डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में रहता है। तो इसीलिए इसका डेथ रेट हाई है, क्योंकि एडवांस स्टेज में हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सब कुछ इस्तेमाल करने के बावजूद जो बीमारी है उसका जो क्योर करने का रेट है वो बहुत कम रहता है, और इसीलिए डेथ रेट बढ़ जाता है। अगर आप स्टेम सेल्स के बारे में पूछें तो स्टेम सेल्स के बारे में आजकल लोगों ने काफ़ी सुना है। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स रहते हैं जो अपने पेशियों को जन्म देते हैं। तो हर ऑर्गन के अपने अपने स्टेम सेल्स रहते हैं। तो कैंसर में ऐसे बोला जाता है, जैसे फेफड़े के कैंसर में कुछ सेल्स ऐसे रहते हैं जिन्हें हम कैंसर स्टेम सेल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से कैंसर के और सेल्स बनते हैं और वो बढ़ के ट्यूमर बनाते हैं। तो जब भी हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, अगर हम ये जो स्टेम सेल है उसको ही दवाई से खराब ये कर दें, मार दें, तो फिर और आगे के सेल्स नहीं बढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो भी आज तक के साइंटिफिक स्टडीज़ है उसमें से हमको ये पता चला है कि ये स्टेम सेल्स को लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। जो सेल्स का जैसे लाखों के नंबर में पेशियाँ रहती है, सेल्स रहते हैं, उसमें से स्टेम सेल कौन सा है वो पकड़ में आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और वो पकड़ में आने के बावजूद उसके लिए अभी तक हमारे पास ऐसा कोई दवाई नहीं है जो सिर्फ जाके स्टेम सेल पे काम करे और उसकी वजह से पूरा कैंसर कंट्रोल में रहे। तो इसके ऊपर रिसर्च चालू है। जैसे ही ये रिसर्च से हमें कुछ अच्छा दवाई मिलेगा, सब कैंसर्स के लिए एक बेनिफिट रहेगा। हमें पूछा गया है कि कैन लंग कैंसर पेशेंट्स रिकवर फुल्ली, तो इसका आंसर है यस। अगर स्टेज 1 में बीमारी पता चले, जैसे ट्यूमर बहुत ही छोटा है, स्क्रीनिंग में पता चला है या फिर रेगुलर चेकअप में पता चला है, तो हम पहले इन पेशेंट का पेट स्कैन करते हैं और देखते हैं कि शरीर में और कहीं पे बीमारी है कि नहीं। जो बीमारी रहता है उसको, जैसे मैंने पहले भी बोला, जो पेशेंट का हेल्थ रहता है, फेफड़े का कंडीशन रहता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम उनका ऑपरेशन करके कैंसर निकालेंगे या फिर उसको रेडिएशन देंगे। लेकिन सिंगल मोडालिटी ट्रीटमेंट में स्टेज 1 के कैंसर क्योर करना पॉसिबल है, और ऐसे पेशेंट्स काफ़ी लंबे समय तक हेल्दी भी रहते हैं। अगला प्रश्न ये है कि इफ़ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम tuberculosis and gets diagnosed with lung cancer, so can treatment be done for this patient? Yes, ऐसे पेशेंट्स का बिल्कुल ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में सिर्फ हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो कीमोथेरेपी हम दे रहे हैं वो टीबी के मेडिसिन के साथ में कैसा एडजस्ट करना है, क्योंकि टीबी के पेशेंट के शरीर में ऑलरेडी इन्फेक्शन रहता है और कीमोथेरेपी शरीर का इम्यूनिटी थोड़ा कम करता है, तो उस वजह से इन्फेक्शन फ्लेयर अप होने के चांसेस होते हैं। तो सिर्फ जो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट है उसका हमको डोज और टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन दोनों ट्रीटमेंट साथ में हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नोड्यूल्स आर फाउंड ऑन द लंग ऑलवेज कैंसरस, तो इसका आंसर है नहीं। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो चेस्ट एक्सरे में या सीटी स्कैन में नोड्यूल्स मिलेंगे वो कैंसरस ही रहेंगे। जो ट्यूमर के कैरेक्टर्स होते हैं वो सीटी स्कैन पे अलग अलग तरीके से दिखते हैं। कभी कभी उसमें कैल्शियम के दाने भी दिखते हैं, तो वो जो कैरेक्टर्स सीटी स्कैन में होते हैं उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि वो कैंसर का ट्यूमर है कि नहीं। अगर नोड्यूल बहुत ही छोटा साइज में हो तो काफ़ी बार वो सिर्फ फाइब्रोसिस की वजह से भी हो सकता है। अगर पेशेंट के हिस्ट्री के हिसाब से, जैसे अगर कुछ एडिक्शन का हिस्ट्री है या कुछ है, और सीटी स्कैन के जो फाइंडिंग्स होते हैं उसके हिसाब से कुछ भी डाउट है, तो एक FNAC करके टेस्ट होता है, इसमें नीडल से उस नोड्यूल में से थोड़ा सा पानी निकाला जा सकता है और टेस्टिंग करके हम बता सकते हैं कि वो कैंसर का है कि नहीं। आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम ऑनलाइन बिल्कुल रिवर्ट करेंगे और सारे आंसर्स देंगे। मैं कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन के लोगों का धन्यवाद मानती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया लंग कैंसर से ज़रूरी बातें करने का। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 25 तारीख को 25 नवंबर को हेड नेक कैंसर्स के बारे में डॉक्टर अंकित शाह
ये लेक्चर लेंगे और ओरल कैविटी के कैंसर्स के बारे में हमको बताएंगे. Thank you very much, Cancer Research Foundation, and thank you all the viewers for attending this lecture. Thank you.